हल्ला नहीं करेगा, शांति से सुनेगा ना तो उसी दिन नींद पिटा जाएगा, कह देते हैं। चलो इकोनॉमिक्स का हम लोग चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का यहाँ सेंस है विश्व में चीज़ों का बढ़ना, खरीदना, बिकना, ये सब सारा वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है, मतलब वर्ल्ड मार्केट, सीधी सी बात कहा जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि विभिन्न देशों में उत्पादन किस प्रकार का है। पहला पॉइंट यही से शुरू होता है। तब 20वीं सदी के मध्य तक, 20वीं सदी मतलब 1900 के बाद, 20वीं सदी का मतलब क्या हो गया, 1900 से बाद और 2000 से पहले, मतलब पूरा 1900 का जो भी ईस्वी है वो क्या कहलाएगा, 20वीं सदी कहलाएगा। 20वीं सदी के मध्य में मतलब 20वीं सदी का 1930, 40, 45, 50, 60 ये सब आसपास का समय, उत्पादन बड़े पैमाने पर देशों के अंदर ही आयोजित किया जा रहा था। कह रहा था विभिन्न देश जो हैं वो अपने हिसाब से उत्पादन अपने देशों में करना प्रारंभ कर दिए थे। भारत जैसे जैसे उपनिवेश कच्चे माल और खाद्य सामग्री का निर्यात करते थे और तैयार माल का आयात करते थे। कहता है कि भारत जो है वो उपनिवेश मतलब दूसरे देश से, ठीक है ना, दूसरे देश के लोग अगर आपके देश में आकर निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। देखो एक एक वर्ड हम तोड़ तोड़ के इसीलिए समझा देते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाए तो लिखा जाए और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसीलिए हम एक एक शब्द को तोड़ देते हैं। कहता उपनिवेश से क्या करते थे, कच्चे माल और खाद्य सामग्री का निर्यात करते थे। निर्यात मतलब क्या करते थे, बेचते थे। आयात मतलब किनना और निर्यात मतलब बेचना। और तैयार माल का आयात करते थे और उस कच्चे माल से जो प्रोडक्ट बनता था, वस्तुएं बनता था, उसका क्या करते थे, वो खरीदते थे, आयात करते थे। कच्चे माल कहने का मतलब है किसी वस्तु को बनाने के लिए जो कुछ वस्तुएं लगती है, वो सारी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी वस्तुएं क्या कहलाएगी, कच्चे माल कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, रेशे चाहिए, तो ये रेशे क्या हो गया, कच्चे माल हो गया, है ना। चीनी बनाना है तो चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, तो गन्ना क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत जो है वो विदेशों से कच्चा माल खरीदती थी, बेचती थी विदेशों को, और उससे जो वस्तुएं बनता था उसको क्या करता था, खरीदता था। इस प्रकार भारत का जो व्यवसाय सिस्टम था वो चालू हुआ था। कहता व्यापार दूर देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम है। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, व्यापार। लोग अपनी व्यवसाय दूसरे देशों में कर रहे हैं, दूसरे देश व्यवसाय यहाँ कर रहे हैं, है ना। कहता यह बहुराष्ट्रीय निगमन नामक बड़ी कंपनी के परिदृश्य में उभरने से पहले किया जाता था। कहता कि जब बहुराष्ट्रीय निगमन, अलग अलग राष्ट्र का जो था, MNC इसको बोलते हैं, ठीक है, बहुराष्ट्रीय निर्गमन प्रणाली आया, उससे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीज़ों को बेचती थी। ठीक है, MNP क्या है, एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार करता है उसके लिए जो शर्त और कंडीशन है ना, जो शर्तें हैं, उस शर्त के हिसाब से आज के डेट में सारे देश एक दूसरे में व्यापार करते हैं, क्योंकि आज सभी देश संवैधानिक हो गए, है ना। सीमा शुल्क लगता है, टैक्स लगता है। पहले क्या था, यहाँ से मान लिए वहाँ बेच दिए, वहाँ से माल लाए यहाँ बेच दिए। बीच में जो राजा होता था या जो रियासतें होती थी, ये रियासतें क्या करते थे, टैक्स को लेते थे, लेकिन अब तो सारे संवैधानिक हो गया, ठीक है ना, तो यही MNC हो गया। MNC एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व और नियंत्रण करती है। कहता है MNC क्या है, एक कंपनी है जो पूरे देश किसी वस्तु को कितना बेच रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है, कितना बेचता है, कितना उत्पादित करता है, इस सब का नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग पावर अपने पास रखती है। बात समझ में आ गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी इन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती है। कहता है ऐसे कंपनी जो बहुराष्ट्रीय होते हैं, बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या, जो बहुत सारे राष्ट्र में व्यापार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कहते हैं। कहता है जो बहुराष्ट्रीय होते हैं वे कंपनियां उत्पादन के लिए अपने कार्यालय और कारखाना उन देशों में स्थापित करते हैं जहां से उसका व्यापार ज़्यादा है, ठीक है, और वहां सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिलते हैं। कहता है वहीं अपनी कार्यालय खोलेंगे जहाँ क्या हो, सस्ता श्रम मतलब लेबर चार्ज कम हो,
और संसाधन भी मिल सके। अब पता चला मजदूरी बचाया और संसाधन महंगा है, तो फिर कंपनी खुलेगी। दोनों चीज़ें कंपनी देखती है कि संसाधन भी हो और क्या हो, सस्ता श्रम भी हो। तब उस स्थिति में वहाँ जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी कंपनियाँ खोलती है। जैसे वर्ल्ड के लगभग देशों में टाटा कंपनी है, ठीक है ना, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। बात समझ में आ गया। आगे कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी न केवल अपने तैयार उत्पादन विश्व स्तर पर बेच सकती है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर किया जा सकता है। कहता बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वस्तुओं को विश्व स्तर पर बेच नहीं सकती है, ये नहीं कहेंगे कि केवल विश्व स्तर पर बेचती है या बेच रही है, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि हम चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, तो वो खुद वहाँ विश्व स्तर पर उसका क्या कर सकती है, उत्पादन कर सकती है। बात को समझना, देखो क्या कहने का मतलब है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए कि एकदम लोकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे चीनी कंपनी है, ठीक है, चीनी बनाना, उसको क्या चाहिए, गन्ना। अब उसको लग रहा है कि मार्केट से हमको उतना उपयुक्त गन्ना नहीं मिल रहा, ठीक है ना, जितना उसकी ज़रूरत है उतना क्या हो रहा है, उपयुक्त उसको नहीं हो पा रहा या पूर्ति नहीं हो पा रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, वो ज़मीन को लीज पर ले लेगा, और लीज पर लेने के बाद खुद से क्या कराएगा, खुद से गन्ना की खेती करना शुरू कर देगा, खुद से गन्ना की क्या करेगा, खेती शुरू कर देगा। तो यही बात ये पॉइंट कहता है कि ये जो कंपनियां हैं ये केवल किसी चीज़ को बेच नहीं सकती हैं, ज़रूरत पड़ने पर वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन और विश्व स्तर पर किया जा सकता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आइए। परिणाम स्वरूप उत्पादन से जटिल तरीक़ों से व्यवस्थित है। कहता अगर मोटा मोटी देखा जाए तो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। इतना आसानी से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है जितना आसानी से हम लोग पैसा देते हैं और ख़रीद लेते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है विभिन्न देशों में उत्पादन को आपस में जोड़ना, मतलब वस्तुएं जो बन रही है उसको विभिन्न देशों में बेचने के लिए एक दूसरे से जुड़ना। सामान्य तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां स्थापित होती है जहां यह बाज़ारों के करीब होता है। कंपनी कहाँ खुलता है, मार्केट के आसपास, तभी तो उसको पैसा कम खर्च होगा ट्रांसपोर्टिंग का। अब बिहार में प्रोडक्ट को बेचना, कंपनी खोल देगा बंगाल में, तो उसको भाड़े लेते ले जाते ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो मार्केट के आसपास ही कंपनियां खुलती है ताकि क्या हो, आसानी से प्रोडक्ट का आयात निर्यात सकुशलतापूर्वक सब कुछ हो जाए। इससे क्या होगी, लागत कम होगी। मार्केट में कंपनी खोलने से क्या होगा, लागत कम लगेगा, कुशल और अकुशल श्रम मिलेंगे, दोनों तरह के लेबर मिलेंगे, एक जो उसकी जानकार होंगे और एक जो उसकी जानकार नहीं होंगे, ठीक है ना। जहां उत्पादन के अन्य कारखानों की उपलब्धि सुनिश्चित है। कहता उत्पादन वहीं, कारखाने वहीं खुलेंगे जहां उत्पादन की जितने भी सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। यहाँ कारखाना कहा गया है, कारखाना से मतलब समझना। मान लीजिए कि कोई एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे किट चाहिए, स्पीकर चाहिए, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए उसको। अब मान लो कि मोबाइल कंपनी ऐसा जगह खुल गया जहाँ से हर सामान लाने के लिए उसको भाड़ा लग रहा है, किट के लिए अलग भाड़ा लग रहा है, स्पीकर के लिए अलग लग रहा है, चार्जर के लिए अलग लग रहा है, जो भी चीज़ें अन्य चीज़ें खरीद रहा है सबके उसको भाड़ा लग रहा है, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, तो कंपनी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो कहाँ खोलेगा कंपनी, वो हमेशा चाहेगा कि हम मोबाइल कंपनी वहाँ खोलें जहाँ हमको आसानी से स्पीकर मिल जाए, जहाँ हमको आसानी से माइक मिल जाए, जहाँ हमको आसानी से चार्जर मिल जाए, जहाँ हमको आसानी से किट मिल जाए, जो भी चीज़ें उसकी मतलब प्रोडक्ट की ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हो, आसानी से मिल जाए, परेशानी भी कम हो, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी कम लगे, तब ना उसका उत्पादन बढ़िया होगा। अब दूर से खरीदेगा तो सबसे पहले उसको खर्च बढ़ जाएगा, वस्तुओं को लाने ले जाने में ऊपर से लेबर रखना पड़ेगा, मजदूर रखना पड़ेगा लाने और ले जाने के लिए, समय की लॉस होगी। तो इसीलिए ज़्यादातर कारखाने कहाँ खुलते हैं, वहीं खुलते हैं जहाँ अन्य सुनिश्चित वस्तुओं के कारखाने हो। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ये सब ना तो लिखने की ज़रूरत है ना तो याद करने की ज़रूरत है, एक बार सुनिए माइंड सेट हो जाएगा। खाली क्लास में ध्यान रखिएगा, भुनुर भुनुर नहीं कीजिएगा बस। आगे है भूमि, भवन, मशीनें और अन्य उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। मोटा मोटी भाषा में जो संपत्ति हम लोग खरीदते हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, निवेश कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जिसको हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं पूंजी लगाना, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाएगा। कहता है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब जो अलग देश की कंपनी है, बहुराष्ट्रीय है, उसके द्वारा अगर आपके देश में कोई निवेश किया गया तो उसको विदेश निवेश कहेंगे, विदेशी निवेश कहेंगे, ठीक है ना।
ऐसे उपयुक्त उत्पादन में भारतीय कंपनी को दोगुना लाभ होता है। कहता अगर कोई बाहरी कंपनी आकर यहाँ निवेश करती है तो भारतीय कंपनी को दुगना लाभ होता है। क्या लाभ होता है? सबसे पहले तो उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है और दूसरा शेयर भी देना पड़ेगा, अकेले उत्पादन कर नहीं सकता, तो लाभ है नहीं। और तीसरी चीज़ है कि हमको सस्ता मिलेगा। अगर यहाँ कोई चीज़ बनेगा तो इसी देश में कोई चीज़ बनेगा तो वो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सस्ता होगा। जो बाहर बनेगा और एक यहाँ बनेगा, सस्ता होगा, तो सस्ता हो जाएगा। आगे बढ़िए। कहता बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त देश के लिए धन उपलब्ध करा सकती है, जैसे तेज उत्पादन के लिए कई मशीनें खरीदना। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो निवेश के लिए क्या कर सकती है? आपको पैसा देगी कि हम वहाँ कंपनी खोल रहे हैं भाई, इतना पैसा लीजिए, जो मशीन लगेगा उसको खरीदिएगा। तो ये पैसा आया, नहीं तो ये क्या फ़ायदा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने साथ उत्पादन के लिए नवीन तकनीकें ला सकती है। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो आपके देश में नवीन तकनीक ला सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी ला सकती है। न्यू टेक्नोलॉजी कैसे लाएगी ये समझिए। न्यू टेक्नोलॉजी वो लाएगी, मान लीजिए कुछ चीज़ ऐसा है जो अभी भारत में नहीं है और विदेशों में वो चीज़ चल रहा है। अब वो कंपनी चाहेगा कि भारत में हम बिजनेस करें, तो वो मशीन को यहाँ लाएगा ना। तो क्या हो गया? तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई ना। जो टेक्नोलॉजी भारत में खोज नहीं भी हुई थी वो भी टेक्नोलॉजी भारत में आज है। इसका रीज़न क्या है? अलग अलग कंपनी अपने अपने चीज़ों को यहाँ लाए हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश का सबसे आम सस्ता स्थानीय कंपनी को खरीदना और फिर उत्पादन का विस्तार करना है। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी का निवेश जो है वो इतना नहीं करता, बिल्डिंग नहीं खरीदता, मशीन नहीं खरीदता, ये सब नहीं करता। वो क्या करता है कि देश का जो सस्ता स्थान का कंपनी है या जो सस्ता स्थान है उसी को खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद वहीं उत्पादन करना शुरू कर देता है। कौन ढो के विदेशों से मशीन लाएगा? जो भारत में कंपनी है देख रहा है उसका स्थिति ख़राब है, अभी उसका स्थिति बहुत ख़राब है। ख़राब स्थिति के कारण उसी को क्या कर लेगा? वो खरीद लेगा। और जब खरीद लेगा तो उसी पर क्या करेगा? अपना अपना प्रोडक्ट बना के उत्पादन करके और उसको क्या करेगा? विक्रय करेगा। इससे उसको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें क्या आसान हो जाएगी? उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो चीज़ें की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें उसको अस्थाई मिलेगा, है ना। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मोटा मोटी भाषण समझ लीजिए, एक दुकानदार है तो उसको रैक चाहिए, काउंटर चाहिए, बिजली चाहिए, सुव्यवस्थित बिजली, है ना। अब नया कोई खोलेगा तो इतना सारा चीज़ उसको करना पड़ेगा, लेकिन कोई दुकान खरीद लेगा तो इतना चीज़ होल रहेगा ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको टेंशन खत्म हो गया ना। तो यही चीज़ें कहती है कि सस्ता और विस्तार कर लेती है ना। कई शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास विकासशील देश सरकार के पूरे बजट से अधिक संपत्ति है। कहता है कई विकासशील देश ऐसे हैं जिसके सरकार के पास पूरे बजट से अधिक संपत्ति है। तो कुछ कुछ कंपनी अगर ऐसा है भारत, विदेशों में या भारत में, जिसके पास उतना पैसा भी नहीं है जितना सरकार का पैसा, सरकार से भी ज़्यादा उसके पास पैसा। देखो नहीं, कहा जाता है कि अगर 3 व्यक्ति को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, कौन कौन? एक सचिन तेंदुलकर, ठीक है, दूसरा मुकेश अंबानी और तीसरा अमिताभ बच्चन। नाम याद रखना। कहा जाता है कि अगर ये 3 आदमी को एक साथ जमा कर दिया जाए तो इनके पास इतना संपत्ति है कि पूरा भारत खरीद सकते हैं। जितना भारत का आय नहीं है उससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं? उससे ज़्यादा पैसा इसके पास है जितना भारत का आय नहीं है। सोच लो कितना संपत्ति भारत में है। बस 3 आदमी को जोड़े। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे तो अपना इनकम से पूरे भारतीयों को राजा बना सकते हैं, ठीक है, इतना संपत्ति है। तो यही कहा जाता है कि इनके पास संपत्ति कहाँ से है? कंपनी कारखाने से। अब ऐसा थोड़ा है कि जो सचिन है वो खाली खेल के पैसा बनाए हैं। पैसा कमाते गए, मार्केट में इन्वेस्ट करते गए, आज बहुत बहुत कंपनियों के क्या है वो मालिक है। हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न तरीक़ों से अपना उत्पादन फैला रही है और दुनिया भर के विभिन्न देशों में स्थानीय उत्पादन के साथ बातचीत कर रही है। कहता हम लोग देख रहे हैं, इतना तो अनुभव कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है, कोई भी कंपनी, ये विभिन्न देशों में अपना विस्तार कर रहा है ना, और अपना उत्पादन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और जहाँ नहीं भी बढ़ रहा उसके लिए क्या हो रहा है? बातचीत चल रही है कि आप अपना यहाँ निवेश कीजिए, अगला वहाँ निवेश करेगा। और इस प्रकार से ये वैश्विक बाज़ार चल रही है। वैश्विक बाज़ार बहुत ऐतिहासिक बाज़ार है, ठीक है। पहले भी मसालों का, कपड़ों का, भारत का कपड़ा इतना मशहूर था 18वीं सदी में कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इस सब में ऑर्डर पर माल बिकता था। इतना डिमांड था भारतीय कपड़ा का, हाथों से बुनाई का, ठीक है। भारत का मसाला बड़ा प्रसिद्ध था, भारत का चाय बड़ा प्रसिद्ध था। ये सब चीज़ें शुरू से ही उपनिवेशों का बाजार भारत केंद्र रहा, उपनिवेशों का, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी सुदूर स्थानों पर उत्पादन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। कहता है कि भारतीय कंपनी जो है वो सुदूर स्थानों पर उत्पादन, मतलब जो स्थान बहुत दूर है
वहाँ उत्पादन का गहरा प्रभाव डाल रही है। मतलब वहीं उत्पादन को बढ़ाना चाह रही ताकि यहाँ सेल क्या हो, बहुत ज़्यादा। देखता कोई भी देहात होगा, कुछ रहे चाहे नहीं, एक बूढ़ा बुआ दुकान लेके बैठल रहेंगे, है नहीं। तो ये क्या, क्यों? क्योंकि दूर का मार्केट है, जिसके कारण वहाँ का सेल क्या ज़्यादा होता है ना। तो यही कंपनी भी करे, जहाँ लग रहा है कि टाउन से बहुत दूर दूर तक कोई प्रोडक्ट यहाँ नहीं बन रहा है, हम इस प्रोडक्ट को अगर यहाँ उत्पादन करेंगे, बनाएंगे, तो सेल ज़्यादा होगा। और यही कंपनियाँ कर रही है, विदेशों में ऐसे ऐसे देशों में निवेश कर रही है जहाँ कंपनियाँ प्रेजेंट टाइम में ना के बराबर है या बहुत कम विकसित कंपनियाँ हैं। ठीक है। परिणाम स्वरूप व्यापार व्यापक रूप से फैले हुए स्थानों में उत्पादन आपस में जुड़ रहा है। कहता यही कारण है कि विभिन्न देशों में जो व्यापार है वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आगे हेडिंग है विदेशी बाजार और बाजारों का एकीकरण। ठीक है, एकीकरण मतलब एक साथ मिलना, एक ही नहीं समझना कि एक एक करके अलग होना। एकीकरण मतलब अलग अलग को एक साथ होना। ठीक है ना। कहता विदेशी व्यापार उत्पादन के लिए घरेलू बाजारों यानी अपने ही देश के बाजारों में आगे पहुंचाने का अवसर पैदा करता। कहता विदेशी व्यापार जो होगा वो उत्पादनों के लिए घरेलू बाजार, मतलब जो उसके अपना क्षेत्र होगा। घरेलू बाजार मतलब भारत की कंपनी है तो भारत में, अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका में, वहीं से सबसे पहले बाज़ार को आगे बढ़ाना चाहता। अपना देश में जब तक नए प्रोडक्ट विकसित होगा, दूसरे देश में क्या गारंटी है कि वो बनेगा और बिकेगा। तो शुरुआत कहाँ से करता है? अपने देश से ही करता, और देश में ही शुरुआत करने का अवसर पैदा करता। ठीक है। खरीदारों के लिए दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं का आयात घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं से परे वस्तुओं की पसंद तथा विस्तार करने का एक तरीका है। कहता है कि खरीदार के लिए, जो खरीदने वाला होता है, ठीक है, दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं का, जो विदेशों में, दूसरे देश मतलब जो विदेशों में, आयात मतलब खरीदना, घरेलू वस्तु पर उत्पादित, जो घरों में बन रहा है मतलब अपने देश में बन रहा है वस्तु, उस वस्तुओं को की पसंद का विस्तार करने का एक तरीका। कहता है कि हम जो अपने खरीदार है वो ये देखता है कि बाहर में जो वस्तु बन रहा है और वही वस्तु गाँव हमारे देश में बन रहा, दोनों में कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। जो वस्तुएं पसंद आती है वही वस्तु का क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है ना। जैसे भारत में चाइना मोबाइल बहुत जोर से मार्केट पकड़ लिया। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि चाइना मोबाइल का सबसे पहला क्वालिटी क्या था कि ये सस्ता था। ये क्या था? सस्ता था। सस्ता होने के कारण इसमें लगभग सारे फीचर्स थे जो भारत की कंपनियों में कम दिखते थे। अभी भी कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जो मोबाइल आप खरीदिएगा तो उसमें बहुत सारा ऐप आपको लोड करना पड़ेगा जो ज़रूरी के ऐप है। ठीक है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल था, ठीक है, नाम हम कंपनी क्या लें, उस कंपनी में एक कॉल रिकॉर्डर नहीं था। ठीक है, रिकॉर्डर है ये नहीं था, कॉल रिकॉर्डर तो छोड़ दो, रिकॉर्डर है ये नहीं था। अब रिकॉर्डर नहीं था तो रिकॉर्डर की ज़रूरत लोगों को पड़ती है, तो ऐप लोड करना पड़ा। कुछ और भी कंपनियां जिसमें आपको इंटरनेट स्पीड नहीं दिखाएगा कि कितना स्पीड से आपका इंटरनेट चल रहा है। अब आपको नेट स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐप लोड करना पड़ेगा। लेकिन चाइनीज़ कंपनियां क्या है, ये आसानी से देती है, डायरेक्ट देती है सिस्टम में ही। ठीक है ना। अब जब सिस्टम में देती है, यही करने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं लोग उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, और जिसको लोगों ने पसंद कर लिया उसका विस्तार ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। आज देखो कुछ कंपनी ऐसी है जिस पर लोग आँख मूंद के भरोसा करता है ना। जैसे फेयर एंड लवली, है ना, अब हो गया ग्लो एंड लवली। पहले क्या था? फेयर एंड लवली था। कोई भी होगा, कोई भी औरत या लेडीज़ कभी नहीं पूछेगी कि ये जो कंपनी बना रहा है इससे फ़ायदा क्या है। अगर विश्वास नहीं है तो इतना लोग यहाँ पर किसी से पूछ लो, खरीदने से पहले इतना उम्र में कभी पूछा तो इससे क्या फ़ायदा? कभी नहीं, पूछ ही नहीं सकता है। परंपराओं से लोग इसको पसंद करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो ये जो फेयर एंड लवली हो गया ये एडिशनल हो गया। कुछ कतनों क्रीम लगा लेगा और ऊपर से फेयर लवली लगाएगा। सब क्रीम को पीछे छोड़ दिया, अब फेयर लवली एक नंबर पर आ गया। रीज़न क्या है? हंसने वाली बात नहीं, रीज़न क्या है? लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, और इतना पसंद किया कि आज के डेट में वो क्या हो गया, मार्केट बन गया उसका। अब उसके पैरेलल बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन कोई भी उसका स्थान नहीं ले पाया जो स्थान फेयर एंड लवली ने बना लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लड़कों में, लड़के भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ चीज़ों पर आँख मूंद के भरोसा करते हैं। हालांकि लड़का तो भरोसा अपने आप पर भी नहीं करता है, वस्तु तो दूर की बात है। ठीक है ना। उसको खुद पता नहीं रहता कि हम ट्यूशन जा रहे हैं तो घर कै बजे आएंगे, है ना। और दूसरी चीज़ तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर लड़के भरोसा करते हैं। जैसे जीन्स, है ना। जैसे क्या? जीन्स कंपनी कैसनो जीन्स बना दे। कुछ कुछ लोगों को देखते हैं इतना फटल जीन्स खरीद लेता है
कि वो इतना चोबो काटता है तो बड़ा बढ़िया गुदड़ी रहता है। इतना खराब कंपनी गुदड़ी उसको बना के बेच रहा है, और लड़के क्या कर रहे हैं, एकदम खरीद रहे हैं शौक से, वाह क्या प्रोडक्ट आया। अरे भैया कपड़ा पहन रहा है तो ढकबन किया तो कपड़ा से क्या मतलब, उसका कॉपी लड़की लोग भी कर रही है, हालांकि करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जिस पर लोग आँख मूंद के भरोसा कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसका विस्तार ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। कहता है सामान्यतः व्यापार खुलने से माल एक बाजार से दूसरे बाजार तक जाता है। कहता है व्यापार जैसे जैसे खुलते जाता है, व्यापार खुलने का मतलब है दुकान खुलना नहीं, मतलब पहले इस जगह बिका, सेकेंड टाइम में कहीं और उसका डिमांड बढ़ गया, थर्ड टाइम में कहीं और उसका डिमांड बढ़ गया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगा, लोगों का क्या होगा, पसंद बढ़ते जाएगा, और तब उस चीज़ का बाज़ार क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, उसको ओपन मार्केटिंग कहना शुरू कर देंगे। जैसे लिंक ग्लेशियर पेन है ना, इसका भी मार्केट इतना ज़ोर शोर से हुआ कि आज 5 की जगह पर 8 में भी बिक रहा है तो लोग खरीद रहे हैं, जबकि 2-2 रुपये में भी कलम बाज़ार में बिक रहा है, काम दोनों का सेम है। तो ये क्या पसंद है, और यही खुला बाज़ार है। एक बार किसी चीज़ का मार्केट खुल जाता है तो उसको खुला बाज़ार कहा जाता है। बात समझ में आ गया। हालांकि खुला बाज़ार का इकोनॉमिक्स में और भी एक सेंस है जो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, अभी उन्हें नहीं जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। आगे हेडिंग है वैश्वीकरण, ठीक है ना। वैश्वीकरण क्या है, मतलब अलग अलग बिजनेसों का देश के स्तर पर चलना ही वैश्वीकरण। कहता है विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होती है। पूरे दुनिया का जो बाजार है वो किस पर डिपेंड है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, ठीक है ना। हाँ तो विदेशी मतलब विश्व का व्यापार, ठीक है ना। कहता अधिक विदेशी व्यापार का एक परिणाम यह हुआ है कि अधिक से अधिक विदेशी व्यापार देशों में उत्पादन और बाज़ारों का अधिक एकीकरण हुआ। कहता कि विदेशी व्यापार जो आया, अलग अलग देश से जो व्यापार अलग अलग देशों में हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अधिक से अधिक व्यापार और उत्पादन बाज़ार का एकीकरण हुआ, ठीक है ना। जैसे समझिए कि कोई कंपनी है, जो चीज़ यहाँ नहीं है वो यहाँ बनना शुरू हो गया, ठीक है। जो चीज़ यहाँ नहीं है, कोई कंपनी है ये, और एक दूसरा कंपनी वाई है, अब एक्स कुछ और बना रही है, वाई कुछ और बना रही है। अब एक तीसरा कंपनी ऐसा आ गया जो इस चीज़ को बना रहा है जिसकी ज़रूरत एक्स को भी है और वाई को भी है। तो ये तीनों का एक दूसरे में क्या हो गया, एकीकरण हो गया। बात समझ में आ गया। और यही एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है, जब धीरे धीरे कंपनियां एक दूसरे मिलजुल कर व्यापार को बहुत बड़ा लेवल पर पहुंचा देती है, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका निभाती है। कहता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है एकीकरण का। एक देश में एक ही कंपनी चल रहा है या किसी कंपनी का केवल एक ही देश में चल रहा है तो वो वैश्वीकरण में उतना भूमिका नहीं निभाएगा। दूसरे देश में वो नहीं कुछ कर पा रहा है तो फिर वो वैश्वीकरण में नहीं आएगा, ठीक है ना। देश के बीच अधिक से अधिक सामान और सेवाएं, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। कह रहा वैश्वीकरण का ही देन है कि देशों में क्या हो रहा है, अधिक से अधिक सामान और सेवाएं, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान मतलब लेन देन, लिया और दिया जा रहा है। ये किसकी देन है, वैश्वीकरण का, ठीक है ना। कहता वे कारखाने जिन्होंने वैश्वीकरण को सक्षम बनाया। कहता कुछ कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को सक्षम बनाया, मतलब विश्व के व्यापार को जोड़ने में मदद किया। प्रौद्योगिकी में तेज़ी से सुधार एक प्रमुख कारक रहा जिसने वैश्वीकरण का प्रक्रियाओं को प्रेरित किया। कहता प्रौद्योगिकी मतलब कल कारखाना, ठीक है, जहाँ वस्तुएं बनती है। कहता है कि इसमें जब तेज़ी से सुधार होना शुरू हो गया तो वैश्वीकरण का बाजार शुरू हो गया। कल कारखाने जब बनने लगे तो वैश्वीकरण क्या हो गया, शुरू हो गया। उदाहरण के लिए पिछले वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी का कई सुधार हुए। कहता है कि उदाहरण से देखा जाए तो पिछले कई सालों में परिवहन प्रौद्योगिकी में कई सुधार हुए। परिवहन मतलब बोलते हैं यातायात के जो संसाधन बनता है उसको परिवहन बोलते हैं। आप लोग देखिए ना, आज से 20 साल पहले का मोटरसाइकिल कैसा था। अजय देवगन के फिल्म में देख लीजिए कैसे राजदूत चलावेगा, फटर 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 करेगा, है ना, झड़झड़ी वाली आवाज़ करेगा। आज के राजदूत देख लीजिए, लोग चढ़ने के लिए शौक रखता है ना। तो ये परिवहन में ये डेवलपमेंट दिख रहा है। अभी देखो, पहले लोग अपाची या बुलेट का नाम तक नहीं सुनते थे, आज देखो अपाची खिचड़ी के भाव में बाजार में खड़ा मिलेगा। तो ये परिवहन के क्षेत्र में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, वैश्वीकरण का उतना ज़्यादा विस्तार हुआ। हम इस बात को कम से कम क्लास में 10 बार बोले होंगे कि किसी भी चीज़ का विकास 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। कोई भी गांव को अगर शहर बनाना है तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें विकसित करनी होगी। सबसे पहले आपको क्या विकसित करना होगा, सबसे पहले आपको वहाँ का यातायात विकसित करना होगा। यातायात मतलब सबसे पहले सड़क बनानी होगी। सड़क नहीं होगा तो वो कभी शहर नहीं होगा। दूसरा क्या, बिजली, बिना बिजली के कोई भी शहर नहीं बन सकता। और तीसरा चीज़ है क्या, तीसरा चीज़ लोगों को शिक्षित भी करना होगा। अगर शिक्षा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुख्यतः इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
ये 3 चीज़ें होगी तो गांव धीरे धीरे शहर में ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब यातायात हो जाएगा तो बाहर से प्रोडक्ट आना और यहाँ से प्रोडक्ट जाना शुरू हो जाएगा, जो कि आपका पहला काम कंप्लीट हो जाएगा। बिजली होगी तभी प्रोडक्ट बनेगा, जब तक बिजली नहीं होगी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब कहने का मतलब कि पहले बिजली क्यों नहीं, तो पहले बिजली होगा तो वस्तु बना के मथुरा पर ढोइएगा, कितना बेचिएगा। तो पहले क्या चाहिए आपको, सबसे पहले कि क्या चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ें जब तक आपको अवेलेबल नहीं होगी तब तक गांव जो है वो शहर नहीं बन सकता। अब तो सबसे पहले वैश्वीकरण में सबसे पहला योगदान कौन निभाया, सबसे पहला योगदान परिवहन कंपनियां निभाई। इतने परिवहन कंपनी डेवलप हो गया, यातायात संसाधन इतने डेवलप हो गए कि चीज़ों का आना जाना क्या हो गया, आसान हो गया। पहले क्या होता था, केवल समुद्र के रास्ते वस्तुएं आती थी जाती थी, जिसके कारण जो जगह समुद्र से दूर है, जो क्षेत्र समुद्र से दूर है, उसका विकास नहीं हो पाता था। आज भी देखिए, जितने भी बड़े शहर होंगे या बड़े नगर हैं, या तो समुद्र किनारे हैं या फिर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हैं, है ना। बहुत बार ये सब चीज़ क्लास में बताए हैं, एक ही चीज़ तो सब चैप्टर में पढ़ना। यहाँ तक दुनिया को छोड़ दो, जरीब अकबरों पूरा नदी किनारे बसा हुआ है ना। क्योंकि नदियाँ से यातायात सुगम होता था और जल की पूर्ति होती थी, जिसके कारण सिंचाई आसान होता था और वहाँ लोग पहले बसना शुरू किए, इसलिए वो पहले विकसित हुआ। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 50 दशकों में, 50 वर्ष मतलब दशक नहीं, दशक तो 100 हो जाएगा, 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी ने कई सुधार किए। वही अभी बताया, अजय देवगन का राजदूत देख लो, अभी का राजदूत देख लो, है ना, दोनों में बहुत अंतर है। कहता है इससे भी अधिक उल्लेखनीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास है। कहता है परिवहन से के साथ साथ अगर हम किसी और को वैल्यू दें तो वो किसका है, वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। पहले ये समझेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है। जिस माध्यम से किसी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी के डेट में सबसे बढ़िया संसाधन क्या है, मोबाइल। किसी चीज़ को मोबाइल के माध्यम से हम सूचना सूचित कर देते हैं। जैसे हमको सूचना देना होगा कि कल क्लास बंद है, तो क्या करते हैं लोग, तुरंत मैसेज डाल देंगे, भाई कल क्लास बंद है, नहीं जाना। या फिर सूचना लगा देता है कि नवोदय का बैच शुरू हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये क्या हो गया, सूचना हो गया। अब सूचना लोगों को मिल गया तो ऑटोमेटिक क्या होगी, लोगों को आना जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, लोगों का विकास ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ता है, और शहरों का विकास भी बढ़ता है। तो इसमें दूसरी जो सबसे बड़ा भूमिका देंगे वो किसका देंगे, सूचना और प्रौद्योगिकी का। इसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। आगे है दूर संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट क्षेत्र में प्रौद्योगिकियाँ तेज़ी से बदल रही है। कहता है कि जो उद्योग है, प्रौद्योगिकी है, उसका सबसे बड़ा बदलाव का मुख्य क्षेत्र क्या है, कंप्यूटर, इंटरनेट। इसी से कंपनियां क्या हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही। देखते हैं कंपनियां विज्ञापन पर कितना खर्च करता है, एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च करता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है। बहुत सारी कंपनियां तो अपने कुल आय का 10% केवल इन्वेस्टमेंट कर देती है प्रचार के रूप में। क्योंकि जब तक लोगों को सूचना नहीं मिलेगा लोग उस चीज़ को कैसे खरीदेंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर टीवी पर नहीं आता कि फेयर एंड लवली ही ग्लो एंड लवली है, तो लोग बाजार में खोजले चलते लग, वो फेयर एंड लवली कंपनी बंद हो गया हो, अब नहीं मिलता। कितनों दुकानदार कहता नहीं जी ये ग्लो एंड कंपनी ही फेयर एंड लवली है, कहता नहीं तू कहबो हम मान लेवे। लेकिन लोगों को सूचना टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पहुंच गया कि नहीं इस कंपनी का नाम क्या हो गया, बदल गया, तो लोग तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिए। बात समझ में आया। तो ये क्या है, यही सूचना और संचार का माध्यम है जो प्रौद्योगिकी को बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। आज जो इतना चीज़ मार्केट में आ गया है जिसके बारे में लोग कभी सोचा नहीं होगा, जैसे बाल में कंडीशनर तेल, लोग क्या करते थे, मट्टी लगा लेते थे, नहा के ऐसी तेल चपोत लिए सरसों, कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं। लोगों तक कैसे पहुंचा कि क्या क्या होता है, हमको तो नामों नहीं सबके बता सकते हैं, है ना। बाल में कोची लगाता है, 3-4 चीज़ें, गुनाह पहले लगाता है, गुनाह के नहीं लगाता, गुनाह के बाद लगाता है, फिर 2 घंटा सूखे के बाद लगाता है, आए बाएँ चकरा, इतना चीज़ का तो नाम भी हम नहीं बता सकते हैं। तो इन चीज़ों के लोगों तक कैसे पहुँचा, सूचना संचार के माध्यम से, और वो चीज़ का मार्केट में क्या हो गया, विकास हो गया। आज देखो मार्केट में पर्क बिस्किट नहीं मिलता है, पर्क चॉकलेट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इतना प्रचार कर दिया हो कि उसको प्रचारे से गाँव उधरे बिक जाता है, गाँव तक पहुँच ही नहीं पा रहा। उसके जगह पर अब डुप्लीकेट पर्क बिकना शुरू हो गया, लोग खरीद भी रहे हैं। विदेशी व्यापार और विदेशी नीति का उदारीकरण, ठीक है ना, इसको देखेंगे हम लोग अगला क्लास में। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है ना।